नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूँ रामूर्ति और नए वीडियो में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपको पता है विद्यार्थियों, अब तो सिलेबस भी आ चुका है अपना, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक चल रहा है बुद्धि के सिद्धांत। तो विद्यार्थियों, मोटे तौर पर बात की जाए बुद्धि के सिद्धांतों की, तो बुद्धि के सभी सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया था। पहला है क्लासिकल सिद्धांत और दूसरे हैं आधुनिक सिद्धांत। बात की जाए क्लासिकल सिद्धांत की, तो वे सिद्धांत जो 19वीं सदी से पहले के सिद्धांत हैं, और बात की जाए आधुनिक सिद्धांत की, तो वे सिद्धांत जो 19वीं सदी के बाद के सिद्धांत हैं। तो ये तो है क्लासिकल सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। अब आधुनिक सिद्धांतों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है कारकीय सिद्धांत और दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। कारकीय सिद्धांतों में वे सिद्धांत शामिल हैं जो बुद्धि में कारक तथा खंडों को मानते हैं, और प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों को 1970 से स्वीकार किया गया था, और ये सिद्धांत बुद्धि में कारक तथा खंडों को नहीं मानते। इनके अनुसार बुद्धि का विकास धीरे धीरे क्रमानुसार होता है। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों में सबसे पहले जीन प्याजे के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, और वर्तमान में स्टर्नबर्ग का सिद्धांत भी मान्य है। तो विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कारकीय सिद्धांत, और कारकीय सिद्धांतों में 7 सिद्धांत मैंने पढ़ा दिए हैं, और आज जो बचे हुए हैं वो मैं सारे सिद्धांत इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आइएगा विद्यार्थियों, विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत को डिब्बा सिद्धांत भी कहते हैं और संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार विद्यार्थियों मूल नाम नहीं देकर अदर नाम भी दे दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, एक एक चीज़ को समझना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मनोविज्ञान समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। त्रिआयामी सिद्धांत का प्रवर्तन 1967 में जेफी गिलफोर्ड द्वारा किया गया था। जेफी गिलफोर्ड का पूरा नाम है जॉय पॉल गिलफोर्ड। इनका जन्म 7 मार्च 1897 को अमेरिका में हुआ था। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। गिलफोर्ड ने बुद्धि का डिब्बों की भांति एक मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने 3 आयाम बताए हैं। ये 3 आयाम कौन कौन से हैं? कई बार क्वेश्चन बनता है। तो इन 3 आयामों में पहला है संक्रिया, जिसे अपन मानसिक क्रिया भी कहते हैं, विषय वस्तु यानी ग्रहण करना, उत्पाद यानी व्यवस्था। कई बार पूछ लिया जाता है गिलफोर्ड के 3 आयाम कौन से हैं? तो 3 तो ये हैं, और चौथा एक और जोड़ दिया जाता है। तो या तो नेगेटिव पूछ लिया जाता है या पॉजिटिव पूछ लिया जाता है। तो ये याद रखना है कि गिलफोर्ड के 3 आयाम कौन से हैं? संक्रिया है, विषय वस्तु है और उत्पाद है। तो आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस मॉडल को बुद्धि संरचना मॉडल भी कहते हैं, या यूँ कह दो, इस मॉडल को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में इस मॉडल में 5x4x6 बराबर 120 कोष बनाए गए थे। 1985 में संशोधन के बाद 5x5x6 बराबर 150 कोष बनाए गए थे। 1988 में पुनः संशोधन के बाद 6x5x6 बराबर 180 कोष बनाए गए हैं, और वर्तमान में यही कोष मान्य है। तो पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि गिलफोर्ड के
त्रिआयामी मॉडल में प्रारंभ में कितने कोष थे? या यूँ कह दो, डिब्बा जो सिद्धांत है, डिब्बा सिद्धांत है, उसमें प्रारंभ में कितने कोष थे? तो प्रारंभ में 120 कोष थे। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 180 कोष है। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। अब प्रश्न बनता है, संक्रिया किसे कहते हैं? जो 3 आयाम बताए हैं गिलफोर्ड में, और वो 3 आयाम हैं संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। अब पहला क्वेश्चन ही बनता है कि संक्रिया किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है उसे ही संक्रिया कहते हैं। और संक्रिया को 6 भागों में बांटा गया है जो वर्तमान के लिए मान्य है। ये हैं 6 × 5 × 6 बराबर 180। तो ये 6 है। ये 6 में पहला है मूल्यांकन, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है स्मृति धारण, और पांचवा है स्मृति अभिलेखन, और छठा है संज्ञान। आगे बढ़ते हैं विषय वस्तु की ओर। विषय वस्तु किसे कहते हैं? बात की जाए विषय वस्तु की, तो समस्या समाधान के लिए व्यक्ति को जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। और विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा गया है। वो भी 5 भागों में बांटा गया है। और ये 5 भाग हैं। पहला है दृष्टि, दूसरा श्रवण, तीसरा है सांकेतिक, चौथा है शाब्दिक, और पांचवा है व्यवहार परक। अब आगे बढ़ते हैं उत्पाद की ओर। उत्पाद किसे कहते हैं? तो समस्या समाधान के लिए व्यक्ति को जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे उत्पाद कहते हैं। और उत्पाद को भी 6 भागों में बांटा गया है। और यहाँ पर जो 1998 में जोड़ा गया था, 1988 में जो संशोधन कर कोष बनाए गए थे वो यही थे 6। ये हैं 6 × 5 × 6 बराबर 180। तो इसको भी 6 भागों में बांटा गया है। तो ये 6 भाग है। पहला है इकाई है, दूसरा श्रेणियाँ, तीसरा संबंध, चौथा प्रणालियाँ, पांचवा रूपांतरण, और छठा है अनुप्रयोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। 9वां सिद्धांत है शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत। और शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत के प्रवर्तक है रीड। रीड के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में अनेक शक्तियाँ होती हैं, जैसे इच्छा शक्ति है, विचार शक्ति है, जानना शक्ति है, निर्णय करना, स्मरण करना इत्यादि। इन्होंने कुल 30 शक्तियाँ बताई है, 30, जिसमें से एक बुद्धि भी है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात कुछ नहीं है। इसमें इतना की है कि शक्ति मनोविज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं रीड। आपकी जानकारी के लिए मैं विस्तार से लाई हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। ये सिद्धांत है त्रिस्तरीय मॉडल। त्रिस्तरीय मॉडल सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जे.बी. कैरोल। जे.बी. कैरोल का पूरा नाम है जॉन बिसेल कैरोल। इनका जन्म 5 मई 1916 को अमेरिका में हुआ था। इनके अनुसार बुद्धि के 3 स्तर होते हैं। पहला है संकीर्ण बुद्धि, दूसरा है सामान्य बुद्धि, और तीसरा है विस्तृत बुद्धि। इसमें भी ज़्यादा नहीं है, केवल एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिस्तरीय मॉडल के प्रवर्तक कौन है, या फिर कह दो कि बुद्धि के 3 स्तर किसने बताए हैं? तो जॉन बी कैरोल ने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर।
11वां सिद्धांत है बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक है केटल, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने 1913 में। केटल के शिष्य हैं हॉर्न, और इस सिद्धांत का विस्तार किया है हॉर्न ने 1987 में। इनके अनुसार बुद्धि के दो प्रकार होते हैं, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तो यूँ पूछा जाता है क्वेश्चन कि तरल और ठोस बुद्धि के किसने बताया है, तो केटल और हॉर्न ने बताया है। या क्वेश्चन उल्टा पूछ लेते हैं कि केटल और हॉर्न के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो केटल और हॉर्न के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक है H.A. गार्डनर। इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया इन्होंने 1983 में। H.A. गार्डनर का पूरा नाम है हार्वर्ड एल गार्डनर। इनका जन्म 11 जुलाई 1943 को अमेरिका में हुआ था। गार्डनर के अनुसार गार्डनर ने मूल रूप से बुद्धि के 7 प्रकार बताए। आया हुआ क्वेश्चन है कि गार्डनर ने मूल रूप से बुद्धि के कितने प्रकार बताए, तो मूल रूप से बताए 7 प्रकार। सन 1998 में 8वां प्रकार बताया और 2000 में 9वां प्रकार बताया है। अब एक एक को विस्तार से पढ़ते हैं, ये प्रकार कौन कौन से हैं। तो आइएगा चलते हैं। ये है क्रम प्रकार और इधर है निष्पादन की संभावनाएं। भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है, तो वो जैसे कवि है, पत्रकार है, लेखक है, व्याख्याता है, वकील, इन लोगों में भाषाई बुद्धि पाई जाती है जो मतलब किताबी ज्ञान से जुड़े रहते हैं। दूसरा है तार्किक बुद्धि या कह दो गणितीय बुद्धि, जैसे वैज्ञानिक, गणितज्ञ, पायलट आदि को इसमें रखा गया है। तीसरा है संगीतकार, जैसे गायन कला से जुड़े लोग, वाद्य यंत्र बजाने वाले। अगला है स्थानगत, जिसे कह दो कलाकार, जैसे मूर्तिकार, नेविगेटर। नेविगेटर का मतलब होता है नाविक, इंजीनियर, चालक, मैकेनिक, सर्वेक्षण अधीक्षक इत्यादि। अगला प्रकार है 5वां प्रकार है शारीरिक गतिज, यानी नर्तक व नृत्यांगना, धावक, एथलीट, तैराक इत्यादि। अगला प्रकार है अंतर्वैयक्तिक, जैसे चिकित्सक है, विक्रय अधिकारी है, राजनेता है इत्यादि। 7वां प्रकार है अंतर्वैयक्तिक, यानी सही आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति, जैसे योगी है, संत है इत्यादि। 8वां प्रकार बताया इन्होंने प्रकृतिवादी, जैसे किसान, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक इत्यादि। 9वां प्रकार है अस्तित्ववादी, यानी दार्शनिक, चिंतक इत्यादि। यहाँ नोट करके ये है कि 10वां प्रकार आध्यात्मवादी जोड़ा जाएगा, जिसमें पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी, कर्मकांड करने वाले व्यक्तियों को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले सिद्धांत की ओर। बुद्धि का 13वां सिद्धांत है बुद्धि का क व ख सिद्धांत किसने दिया है। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं लेकर आई हूँ। तो बुद्धि का क व ख सिद्धांत दिया है हेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सिद्धांत किसने दिया है। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जॉनसन। ये दोनों आए हुए क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसलिए मैं एक्स्ट्रा आपके लिए लेकर आई हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब कार्यकीय सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया है और अब लेकर आई हूँ मैं आपके लिए प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो बात की जाए प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों की, तो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों को 1970 में स्वीकार किया गया था। पहली शर्त तो ये है। दूसरा, इन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि में ना तो कारक होते हैं ना खंड होते हैं, जबकि बुद्धि का विकास धीरे धीरे क्रमानुसार होता है।
प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों में सबसे पहले जीन पियाजे के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था और वर्तमान में ये सभी सिद्धांत इसमें शामिल है। तो पहला सिद्धांत है इसमें जीन पियाजे का सिद्धांत, दूसरा है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत जिसे त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा सिद्धांत है बुद्धि का पांच सिद्धांत जिसके प्रवर्तक है जेपी दास और सहयोगी है नालगिरी और किरवाई। चौथा सिद्धांत है गोलमैन का सिद्धांत और पांचवा सिद्धांत है जेनसन का सिद्धांत। यहाँ पर स्टर्नबर्ग का एक स्टेटमेंट भी है और वो आया हुआ क्वेश्चन भी है। स्टर्नबर्ग का कथन यह है कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है स्टर्नबर्ग ने। तो ये था विद्यार्थियों आज का वीडियो। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज अपने बुद्धि के सिद्धांत कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए बुद्धि परीक्षण का इतिहास। तो विद्यार्थियों आशा और उम्मीद करती हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगी आपकी अधिक से अधिक हेल्प करने की। तो ये था विद्यार्थियों आज का वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।